Assalamualaikum dear students, how are you? Today we are going to solve exercise of unit number 10, which is drug addiction. Let's start reading from glossary. Glossary में जितने अल्फाज हैं इनको आपने वर्ड मीनिंग के साथ याद करना है और इसके अलावा आपने इनके स्पेलिंग्स को भी याद करना है क्योंकि MCQs में इन अल्फाज को दिया जाता है. ओके, देन नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन में फर्स्ट वन है, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ ड्रग एडिक्शन. नशा और अद्वियात की लत की क्या वजूहात हैं. तो इसका आंसर ये हो सकता है, ड्रग एडिक्शन इज़ कॉज्ड बाय जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. दो ही फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ड्रग एडिक्शन जो है वो एक परमानेंट एडिक्शन बन जाती है. उसकी रीज़न्स जो है जो लेसन में दी गई वो जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स है. सेकंड, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. नशा और अद्वियात की लत के क्या असरात हैं. द आंसर कुड बी लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स कॉजेज़ परमानेंट मेंटल एंड फिज़िकल सिकनेस. थर्ड वन, what important role do the rehabilitation centers play to control drug addiction. नंबर 3, नशा और अद्वियात की लत को बहाली सेहत के मराकज़ क्या किरदार अदा करते हैं. द आंसर इज़ द rehabilitation centers play an important role in controlling drug addiction by providing the addicts proper guidance and treatment. बाली सेहत के मराकज़, इसको उर्दू में आप इस तरह से कर सकते हैं, नशे की लत को कंट्रोल करने के लिए नशेइयों को मुनासिब रहनुमाई और इलाज मुहैया करते हैं. देन नंबर 4, व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन. नशा और अद्वियात की लत को रोकने के लिए तिब्बी मशवरे का क्या किरदार है. द आंसर कुड बी द फैक्टर that contributes in rehabilitation of the drug victim is proper counseling. The sooner it is done, the better for the victim. ये नंबर 4 ख़त्म हो गया. अच्छा, कुछ बुक्स पे 4 दिए हुए हैं, पुरानी जो बुक्स हैं. अब नई बुक्स पे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दिए हुए हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं. Why do families feel reluctant to take the drug victims to drug rehabilitation centers. नशे के शिकार लोगों के ख़ानदान वाले नशे की बहाली सेहत के मराकज़ पर ले जाने में क्यों हिचकिचाहट महसूस करते हैं. द आंसर कुड बी बिकॉज ऑफ फियर ऑफ बीइंग आउटकास्ट. आउटकास्ट का मतलब आपको बताया था कि घर से या फैमिली से या बरादरी से निकाल देना, रिजेक्ट कर देना. आउटकास्ट, द फैमिलीज़ ऑफ द ड्रग विक्टिम्स फील रिलक्टेंट टू टेक दैम टू ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स. कि वो फील करते हैं कि शायद उनको घर से निकाल दिया जाएगा या बरादरी से. नंबर 6, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिलीज़ टू इंश्योर कंप्लीट रिकवरी ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स. ऐसे मरीज़ों की मुकम्मल सेहतयाबी को यकीनी बनाने के लिए ख़ानदानों की क्या ज़िम्मेदारियां हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डॉक्टर्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स मस्ट कंटिन्यू टू क्रिटिकली वॉच एंड काउंसल द विक्टिम फॉर बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट. तो क्या उनके रोल हैं. कंटिन्यू टू क्रिटिकली वॉच एंड काउंसल द विक्टिम. ये दो इम्पॉर्टेंट ज़िम्मेदारियाँ हैं एक ख़ानदान की. Okay, we are done with comprehension section. Then vocabulary. Write the contextual and dictionary meanings of the following words. Contextual means मुतलका एक ख़ास सिचुएशन के मुतल्लिक सियाको सबाक जिसको आप कहते हैं, उसमें एक लफ्ज़ के मीनिंग क्या है. एंड डिक्शनरी मीनिंग्स, और डिक्शनरी में उसकी डेफिनेशन वर्ड की क्या दी हुई ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. तो यहाँ पे 3 कॉलम है. फर्स्ट कॉलम में वर्ड है, दूसरे
कॉलम में कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लिखने हैं, जो कॉन्टेक्स्ट जो टेक्स्ट में वर्ड जब दिया गया है तो उस लाइन में, उस पर्टिकुलर लाइन में, उस ख़ास लाइन में उसकी मीनिंग क्या है। देन डिक्शनरी मीनिंग हमने डेफिनेटली डिक्शनरी से देखते हैं। तो फर्स्ट वन है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट में था उसका मतलब दैट विल लास्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट विल लास्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और डिक्शनरी मीनिंग में भी सेम मीनिंग आएगा और कॉन्टेक्स्ट में भी सेम आएगा। डिपेंडेंस, डिपेंडेंस मीन स्टेज ऑफ डिपेंडिंग, ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है जो कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। डिपेंडिंग के मीनिंग यही है, स्टेज ऑफ डिपेंडिंग। और डिक्शनरी मीनिंग भी यही मिलते हैं, स्टेज ऑफ डिपेंडिंग। एंड देन कम्स फियर। फियर मीन्स सेम एज फेलो, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में इसके मतलब आ रहा है सेम एज फेलो। और डिक्शनरी मीनिंग इसके क्या हैं, इक्वल, बराबरी पे, ऑन द बेसिस ऑफ एज, एंड देन यू कैन से द लेवल, उस लिहाज से मीन्स कि आपका हम उम्र दोस्त, ठीक है। आउटकास्ट, आउटकास्ट मीन रिजेक्टेड बाय, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में रिजेक्टेड बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो जो सेंटेंस दिया गया था लेसन में उसका मतलब ये था आउटकास्ट का, उसमें रिजेक्टेड बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स कॉन्टेक्चुअल में आप लिखेंगे। एंड देन डिक्शनरी मीनिंग्स में आप लिखेंगे रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, डिक्शनरी मीनिंग ये दे रही है। ओके, देन रैपिड, रैपिड मीन्स तेज़ी से, ठीक है। तो जो कॉन्टेक्स्ट में जो सेंटेंस जो टेक्स्ट का है उसमें इसके मतलब थे स्विफ्ट, तेज़ी से। जबकि डिक्शनरी मीनिंग देखें तो फास्ट रेट ऑफ एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी होने के जो ज़्यादा उसकी स्पीड है या ज़्यादा तेज़ी से होती है तो उसको हम कहते हैं रैपिड, मींस फास्ट रेट ऑफ एनी एक्टिविटी। रिहेबिलिटेशन, तो कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब ये था रिकवरी, सेहत की बहाली, क्योंकि वो हॉस्पिटल में यूज़ किया गया था, हॉस्पिटल के लिहाज से, ट्रीटमेंट के लिहाज से, मेडिकल के लिहाज से, तो यहाँ पे वो रिकवरी आएगा कॉन्टेक्स्ट में। जबकि डिक्शनरी मीनिंग्स में रिस्टोरेशन, बहाली, ठीक है। तो ये आप किसी और भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं रिस्टोरेशन। ओके, क्रिटिकली, कॉन्टेक्स्ट में इसके मीनिंग आए हैं ऑब्ज़र्व क्लोजली, क्लोजली ऑब्ज़र्व करें, ऑब्ज़र्व क्लोजली। जबकि डिक्शनरी मीनिंग्स में इसके मीनिंग आए हैं क्रिटिसाइजिंग स्वीयरली, क्रिटिसाइजिंग स्वीयरली। ओके, देन नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है वो है कॉग्नेट्स वे। मेक अ लिस्ट ऑफ कॉग्नेट्स यूज्ड इन द टेक्स्ट। तो कॉग्नेट्स का मतलब क्या है बेटा? कॉग्नेट्स आर वर्ड्स इन टू लैंग्वेजेस, दो लैंग्वेज में वो अल्फाज हैं दैट शेयर अ सिमिलर मीनिंग, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, जिनकी एक ही तरह की प्रोनाउंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़ भी एक होता है, स्पेलिंग भी सेम होते हैं और मतलब भी सेम होता है। तो हमारे लेसन में जो वर्ड कॉग्नेट्स यूज़ किए गए हैं उनमें टीम है, देखें इंग्लिश में भी टीम का सेम मतलब है, और इसमें हमारी उर्दू में भी सेम मतलब है। डॉक्टर, सेम मीनिंग, मिलियन, दीज आर कॉग्नेट्स। ओके, देन नेक्स्ट इज़ ड्रग एडिक्शन का जो नेक्स्ट है ग्रामर। ग्रामर का पोर्शन आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में हम देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन जॉइंस आइडियाज़, आइडियाज़ को जॉइन करते हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़ को आपस में जॉइन करते हैं। इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में मज़ीद मालूमात देते हैं। हु, विच, दैट, whom, whose। फॉर एग्ज़ाम्पल द पीपल हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स अंडरगो मैनी सीरियस प्रॉब्लम्स। हु को बोल्ड किया उसने, विच मीन्स इट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। What is adjective clause? An adjective clause is a group of words which does the work of an adjective.
एडजेक्टिव क्लॉज जो है ना वो मुख्तलिफ अल्फाज का मजमू है जो एडजेक्ट के तौर पर सेंटेंस में काम करता है. इट यूजली बिगिनस विद द रिलेटिव प्रोनाउन सच एज हु, whom, दैट, which, whose. और ये जो है ज़्यादातर किससे शुरू होता है? रिलेटिव प्रोनाउन से. फॉर एग्जांपल द अम्ब्रेला विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन. ओके देन एक्सरसाइज है यूज़ who, whom, that, which, whose in the following sentences. The first one is these are the color pencils which I want to buy. Second, I know the woman whose child was hurt. Third one, the old lady whom यहाँ पे आएगा we met in the shop was Amina's grandmother. This is the girl. Next, fourth one, who stood first in the class. This is the girl who stood first in the class. Then Shazia likes the candies that her father brought from the market. अब यहाँ पे which भी लगा सकते हैं. Shazia likes the candies which her father bought from the market. Okay, then use the following relative pronouns in sentences. इनको आपने sentences बनाना है. This is your activity. क्वेश्चन एक्सरसाइज ए को आप गौर से समझें और ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन रिलेटिव प्रोनाउन की एंड एडजेक्टिव क्लॉज की समझने के बाद आप इस एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करें. यूज़ द फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस. एंड देन एक्सरसाइज सी, underline adjective clauses in the following sentences. Also encircle the relative pronouns. First one, he tells a tale that sounds untrue. तो इसमें relative pronoun कौन सा है? That. और इसमें जो adjective clause है वो कौन सी है? Sounds. That sounds true. Okay. Then second, people who eat too much die early. People who is a relative pronoun. Eat too much die early mean it is adjective clause. Then third one, I met the woman whose son had helped me. I met the woman whose is a relative pronoun. Son had helped me is an adjective clause. Next, fourth one, he is the man whom we all respect. Whom is a relative pronoun. We all respect is a adjective clause. I have an urgent piece of work which I must do. ठीक है, इसमें which is a relative pronoun and I must do is an adjective clause. Okay, write suitable adjective clauses. Next D में इसको हम देखते हैं कि फर्स्ट वन क्या है. इसमें एडजेक्टिव क्लॉज हमने लगानी है बेटा. वेयर इज़ द बुक, आगे आप ये लिख सकते हैं विच रिलेटिव प्रोनाउन आई ब्रॉट फ्रॉम स्कूल. वेयर इज़ द बुक विच आई ब्रॉट फ्रॉम स्कूल. देन नेक्स्ट वन इज एनी स्टूडेंट डैश विल बी पनिश. एनी स्टूडेंट हु लीव्स द लाइब्रेरी अर्ली, इसमें आप लिख सकते हैं who leaves the library early will be punished. Next one is I know the woman, आगे आप लिख सकते हैं who is very active member. Who is a very active member. Number 4 पे आ जाएं. That is the girl who, आगे आप लिखें who had a red umbrella. That is the girl who had a red umbrella. Next, fifth one is where is the man. आगे आप लिख सकते हैं whom we gave yellow shirts, question mark. Where is the man whom we gave yellow shirts. Okay, then pick out 3 passive sentences from the unit. Change these sentences into एक्टिव वॉइस. अब इसमें बेटा आपने टेक्स्ट में से ढूंढना है पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या देखना होगा आपको.
कि बी वाई बाय कहाँ पे यूज़ किया गया है, सब्जेक्ट और वर्ब का ऑर्डर क्या चल रहा है, इसके अलावा आप कौन सी फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज़ की गई है और किस मॉडल के बाद यूज़ की गई है, तो आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। तो 3 सेंटेंसेस आपने इसके बनाने हैं, फाइंड आउट करने हैं पहले पैसिव वॉइस के, फिर उनको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। ओके, देन राइट द समरी, इसको ब्रीफली एक मरतबा डिस्कस कर लेते हैं। बाय विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग माइंड मैप, माइंड मैप में कॉज फैक्टर 1 एंड देन कॉज फैक्टर 2, कॉज और फैक्टर 1 एंड द सेम थिंग। पहला कॉज क्या हो सकता है, एनवायरमेंटल, माहौलियाती, एंड दूसरा जेनेटिक, और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, मेंटल एंड फिज़िकल सिकनेस, मेंटल एंड फिज़िकल सिकनेस इसके इफ़ेक्ट्स हैं। और इसका सोल्यूशन क्या है, 2 ही है, एक तो ट्रीटमेंट है एंड सेकंड काउंसलिंग है। ओके, थैंक यू सो मच।